कुछ लोग देखने में ठीक ठाक और नॉर्मल नजर आते हैं, लेकिन वह अंदर से दिमागी मरीज होते हैं जिनको हम पागल कह सकते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि यह आदमी दिमागी मरीज है या नहीं। और अगर पता चल भी जाए तो उनका इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खुद मरीज अपने आप को दिमागी मरीज नहीं कहलवाना चाहता और ना ही इलाज करवाने के लिए तैयार होता है। दिमागी मरीज के लिए शक करना सबसे पहली बात है, और कुछ लोग इस हद तक शक्की मिजाज के होते हैं कि अगर उनकी शादी किसी लड़की से हो जाए तो वह उसका भी जीना हराम कर देते हैं। मेरे पापा भी कुछ ऐसे ही हैं। पापा ने शादी की पहली रात अपनी दुल्हन के दामन में फूल डालने के बजाय शक के अंगारे भर दिए। वह कहते थे कि सबूत दो कि तुम शादी से पहले किसी आदमी से नहीं मिली। वह बेचारी क्या सबूत देती, बस रोती रह गई। फिर यह रोना उम्र भर का हो गया। पापा ने इस बात पर मेरी माँ को रोज तंग करना शुरू कर दिया। यह झगड़ा जो पहली रात से शुरू हुआ था कभी खत्म नहीं हो सका। इस कदर बढ़ता ही गया कि मेरी माँ सचमुच पागल हो गई और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। पापा ने फिर भी तरस नहीं खाया, पागल को भी चैन नहीं लेने दिया। एक दिन माँ ने बहुत ही दिमागी हालत खराब होने की वजह से मेरी 2 महीने की छोटी सी बहन को एक वीरान कुएं में डाल दिया। वह खुद भी कुएं में छलांग लगाने ही वाली थी कि वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और दौड़कर उनको पकड़ लिया। वह आत्महत्या करने से तो बच गई, मगर लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि जितेंद्र की पत्नी पागल हो गई है। अब जब माँ घर से निकलती तो गांव के बच्चे उनको पागल पागल कहकर चिढ़ाते रहते। मोहल्ले वाले भी उनको कम अक्ल की समझने लगे। इन दिनों मैं 4 साल की थी। पागल माँ की बाहों में सोती थी। जिस मासूम की माँ पागल और बाप शक्की मिजाज का हो, उसकी दिमागी हालत कैसे बदल सकती है। ना ही कभी बाप का प्यार मिला और ना कभी माँ की ममता की छांव। मुझे दादी ने अपनी बूढ़ी गोद में पाला और हम भाई बहन खुद एक पौधों की तरह पले बढ़े। हम भाई बहन एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहे। वह धागे टूटे हुए होते हैं जो हमें छोड़कर प्यार की एक लड़ी में पिरो देते हैं। मैं 13 साल की थी कि दादी की मृत्यु हो गई और घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। हमारे मकान के 2 हिस्से थे। ऊपर का हिस्सा अक्सर खाली ही रहता था क्योंकि हम सब निचली मंजिल में रहते थे। मैं कभी कभार सफाई करने ऊपर जाती या सर्दियों में छत पर कपड़े सुखाने को रस्सी पर डाल आती। हम ध्यान से जीने का ताला लगा कर रखते थे कि किसी दिन माँ को दौरा पड़ गया तो कहीं वो छत से छलांग न लगा दे। सर्दियों के दिन थे, माँ सो रही थी। मैंने सवेरे सवेरे ही कपड़े धो लिए और छत पर जाकर रस्सी पर कपड़े डाल दिए। सूरज निकल गया था। हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। जी चाहा कि कुछ देर धूप में बैठ जाऊं क्योंकि सर्दी लगने लगी थी। मैं छत पर पड़ी चारपाई पर बैठ गई। सूरज की गरम गरम किरणों से बदन खुलने लगा। कुछ काम करने को सोचा तो सोचा कि नीचे जाऊं। माँ को हम रात को नींद की गोली दे दिया करते थे ताकि वह गहरी नींद में सुकून से सो जाए। जैसे ही मैं चारपाई से उठकर जीने की तरफ चलने लगी तो बराबर वाली छत पर एक लड़के को खड़ा देखा। मैं हैरान हो गई क्योंकि यह मकान हमारे चाचा का था और जब से चाचा यह मकान खाली करके नए बंगले में शिफ्ट हुए थे तब से यह मकान खाली पड़ा हुआ था। हिम्मत करके मैंने पूछा कि आप कौन हैं? यह मकान तो हमारा है और खाली पड़ा है। जी, हम आपके नए पड़ोसी हैं। आपके चाचा ने अपना ये मकान हमको किराए पर दे दिया है। वह मेरे पापा के जानने वाले हैं। ये सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। सामने वाले का चेहरा वाकई इतना खूबसूरत था कि मेरी आंखें चुंधिया गई। बौखलाहट से दोबारा मेरे मुंह से यही शब्द निकल गया कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि हम कश्मीरी हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग कब इस मकान में आए, हमें तो पता ही नहीं चला। तो वह बोला, आपको कैसे पता चलता? आप ऊपर आते ही कब हो? मेरा कमरा ऊपर है, नीचे मेरे मम्मी पापा रहते हैं। अब हमारे घर में छोटे बच्चे तो है नहीं जो शोर शराबा हो। अलबत्ता कभी कभी तुमको अपनी खिड़की से देख लेता हूँ। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, मगर बहुत उदास रहती हो। क्या बात है? कौन सा गम है जो तुमको खाए जा रहा है?
उसका हालचाल पूछने का अंदाज ऐसा था मानो जैसे कोई अपना हालचाल पूछ रहा हो। यह सुनकर मेरा दिल भर आया और पहली ही मुलाकात में मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। अभी वह कुछ कहने ही वाला था कि आंगन में नीचे किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कि माँ उठ गई है। तभी मैं जल्दी से नीचे उतर आई। मैं छत पर रोज चोरी छिपे मोहन से मिलने लगी। जब मेरे पापा चले जाते और नाश्ते के बाद माँ कमरे में लेट जाती तो मैं उनको नींद की गोली पानी में घोलकर पिला देती और छत पर पहुंच जाती जहां मोहन मेरा इंतजार करता रहता। मैं उसके कमरे की खिड़की की हल्की सी कुंडी बजाती और वह खिड़की खोल देता जो हमारी छत पर खुलती थी। चाचा ने लगवाई थी ताकि हम एक दूसरे के घर अंदर से ही आ जा सकें। मैंने मोहन को बता दिया था कि मेरे पापा बहुत सख्ती मिजाज के आदमी हैं और इनकी इस सख्ती बीमारी ने मेरी अच्छी भली माँ को भी पागल कर दिया है, इसलिए मैं उनसे बहुत डरती हूँ। 10 मिनट से ज्यादा मैं उसके साथ बात करने को छत पर नहीं रुकती थी तो वह कहता था कि तुम हिम्मत से काम लो, मैं किसी से भी नहीं डरता और तुम्हारी खातिर तो मैं सारी दुनिया से भी लड़ सकता हूँ। अगर तुम्हारा बाप सीधी तरह से नहीं माना तो मैं तुमको सबके बीच से उठाकर ले जाऊंगा और अपनी दुल्हन बना लूंगा। तब मैं कहती कि ऐसा काम करने की भला क्या जरूरत है। अपने पापा से कहो कि वह मेरे चाचा से रिश्ते की बात करे, क्योंकि मेरे पापा मेरे चाचा की बात कभी नहीं टालते। जब हमारा इज्जत के साथ रिश्ता हो सकता है तो फिर भला इसमें भागने की क्या जरूरत है। इन मुलाकातों ने रंग लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मोहब्बत भरी मुलाकातें कभी बेरंग नहीं रहती। हमारी मोहब्बत मासूम नहीं रही। तन्हाई के बाग में फूल खिलने लगे। मोहन इस कदर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला चुका था कि मैंने अपने तन की डोलती कशिश को जज्बात की धाराओं पर बेपरवाही से बहने के लिए छोड़ दिया। अब पापा जब भी अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते तो मैं ऊपर छत पर पहुंच जाती और दुनिया से बेखबर हो जाती। ऐसी लापरवाही का नतीजा ज्यादा देर छुपा हुआ नहीं रहता। मुझे यकीन था कि जब मोहन को कहूंगी तो वो मेरे रिश्ते के लिए अपने पापा से बात करें तो वे फौरन मेरा रिश्ता लेकर आ जाएगा और बदनामी का डर खुलने से पहले ही मैं दुल्हन बनकर उसके घर पहुंच जाऊंगी। मगर मेरा ख्याल बिल्कुल गलत निकला। जब मैंने उसको अपने पापा के जरिए चाचा से रिश्ते की बात करने के लिए कहा तो वह टाल मटोल करने लगा। हालांकि पापा मेरे रिश्ते के लिए फिक्रमंद थे, बल्कि वह तो चाहते थे कि पड़ोस से मोहन का रिश्ता ही आ जाए तो वह मुझे उससे ही ब्याह देंगे, क्योंकि मोहन के पापा से मेरे पापा की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वह उन लोगों को पसंद करने लगे थे। जब मैंने मोहन को रो रो कर बताया कि अब तुम्हारा मुझसे शादी करना जरूरी हो गया है क्योंकि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने अपने दोस्त की मदद से सिंगापुर का वीजा लगवाया और यहाँ से फरार हो गया। मैं बदनामी की दहलीज पर अकेली रह गई। ऐसे में माँ ही एक ऐसी हस्ती होती है जिसको बेटी अपना दुख बांट सकती है, मगर वह तो खुद बेसुध थी। वह मेरी भला कैसे सुनती। बाप की दहशत से मैं अपने जिस्म को एक बड़ी सी चादर में छुपाए रखती थी। इस बात से डर लगता था कि किसी दिन वह मेरे गले पर छुरी फेर देंगे। खेत से फसल उठाने के दिन आ गए। पापा को अब दिन रात अपने काम पर रहना पड़ता था। वह मेरी नानी को उनके गांव से ले आए। उनकी बहुत मिन्नतें की कि मेरी बेटी घर अकेली है, जब तक मैं फसल समेटकर और बांटकर नहीं आ जाता तुम मेरे घर पर रहना। मेरा भाई इन दिनों शहर के कॉलेज में पढ़ता था और वहीं पर हॉस्टल में ही रहता था। इधर मुझ पर वह कड़ा वक्त आ गया जिसके आने से पहले ही मैं मरने की प्रार्थना करने लगी थी। मैंने अपनी नानी को सारी बात सच सच बता दी तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, मगर अब सर पकड़कर बैठने से तो कोई हल निकलने वाला नहीं था। ऊपर वाले ने इस औरत के दिल में रहम डाला और पूरी रात वह मेरे साथ जागती रही। पापा को काम पर गए 2 महीने गुजर चुके थे और नानी एक दिन भी मुझे उनके जाने के बाद अकेली छोड़कर कहीं पर भी नहीं गई थी। मैं उस सुबह की तकलीफ को बयान नहीं कर सकती। वो भयानक रात एक तूफान बनकर कयामत की तरह गुजर गई। फिर दिन का उजाला फैलने लगा और मेरे मन में अंधेरा भरने लगा। जैसे जैसे रात गुजरती जाती थी, खौफ के भूत प्रेत
मेरा गला दबाने को आगे बढ़ते थे। काश मैं इस वक्त को थाम सकती, मगर वक्त किसी के रोके से कभी नहीं रुकता, आगे बढ़ता ही चला जाता है। यूं सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया। जब सूरज पूरी तरह से निकल गया तो दरवाजे की कुंडी बजी। नानी ने सोचा कि पापा आ गए हैं। उनको और तो कुछ समझ में नहीं आया। वह फटाफट से उस नन्ही सी जान को कपड़े में लपेटकर छत पर ले गई, जो अभी अभी कुछ समय पहले ही इस दुनिया में आई थी। नानी ने बिना कुछ सोचे समझे उस गठड़ी को नीचे पिछली गली में फेंक दिया। इस दौरान दरवाजा धड़ाधड़ बज रहा था। पापा को गुस्सा भी आ रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी हुई पड़ी थी और सांस भी नहीं ले सकती थी। माँ तो नींद की गोलियां खाए पड़ी थी। दरवाजे की आवाज बढ़ती जा रही थी तो नानी भी छत से गठड़ी को नीचे फेंककर दरवाजे पर खटाक से आ पहुंची। पापा बोले, कितनी देर से गेट बजा रहा हूं और वो पागल मनहूस मर गई है क्या, जो दरवाजा भी नहीं खोल सकती? नानी बोली, बेटा मैं वॉशरूम में थी और बिटिया को बुखार आ गया है, वो चादर ओढ़े बेसुध पड़ी है। तुम भी तो 1 मिनट का इंतजार नहीं करते, बस शोर मचा देते हो। मेरे शक की बाप को न जाने उस वक्त क्यों शक नहीं हुआ। वह थके हारे जो आए थे और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। उनको आए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि पिछली गली में लोगों की जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। भीड़ इकट्ठा हो गई थी और शोर बढ़ने लगा। पुलिस भी आ गई। वह गली के सभी घरों को चेक कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इस मोहल्ले वाले क्यों भला अपने घर के सामने पाप की गठरी फेंकेंगे। हमें तो लगता है कि कोई किसी दूसरी जगह से आकर यहाँ यह गठरी फेंक गया है। पिछली गली के एक बूढ़े ने मंदिर से वापस घर आते हुए किसी चीज को हमारी छत से गिरते हुए देख लिया था। वह तो चुप रहा, मगर पुलिस ने तहकीकात में गली के सारे घरों की तलाशी करना शुरू कर दिया और महिला पुलिस की मदद ली। 2 पुलिस वाली हमारे घर भी आई। आंगन में ही नानी माँ ने उनको बैठा दिया और मेरी माँ का जेवर जो अलमारी में रखा हुआ था उनको दे दिया। देखो, इस घर में मैं ही एक बुढ़िया हूँ और मेरी एक बेटी है जो पागल है। ये सारा मोहल्ला जानता है। तुम यह जेवर लो और हमारी पागल बेटी को इस मामले में ना घसीटो। वह लेडी इंस्पेक्टर लालची थी। इतना जेवर देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने साथ वाली लेडी पुलिस से कहा कि चलो, इस बुढ़िया को तंग मत करो, इसकी बेटी तो पागल है। पापा कमरे में सो रहे थे। जब बाहर दोनों पुलिस वाली चली गई तो बाद में शोर सुनकर पापा की आंखें खुल गई। काफी सालों तक वह पागल पत्नी के कारण थाने के चक्कर लगाते रहे, जो पहले भी एक बच्चे को कुएं में गिरा चुकी थी। मुझे तो नानी अगले दिन अपने घर ले आई, मगर मेरे पापा की इस कदर बदनामी हुई कि वे किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। गांव का मामला था। बिरादरी वाले उनके दुश्मन बन गए। सारा इल्जाम मेरी पागल माँ पर आ गया। उनको कलंकनी कुलच्छिणी कहा गया, लेकिन वह बेफिक्र मजे से गलियों की खाक छानती फिरती रही। सच है कि पागल का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। पागल किसी का गम नहीं करते, मगर नानी मेरे पापा को कहती है कि तुझे मेरी इस बेजुबान लाचार बच्ची की बद्दुआ लगेगी, जिसको तूने हर बच्चे के जन्म पर कसम खिला खिला कर पागल कर दिया है। हाँ, पापा ऐसा ही करते थे। जब मेरी माँ किसी बच्चे को जन्म देती तो वह उनसे कसम खिलवाते थे कि सच बता, यह मेरी ही औलाद है ना। पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर मामले को दबा दिया और मेरे बाप की सारी जमा पूंजी रिश्वत देते देते खत्म हो चुकी थी। तो नानी ने मुझे पापा के हवाले नहीं किया। मेरी शादी मामा ने अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे आज भी मोहन की बेवफाई और उसके लगाए जख्म को सोच सोच कर बहुत दुख होता है। जब लोग ये कहते हैं कि यह इस कलंकिनी पागल की करनी है, तो मैं तड़पती रह जाती हूँ। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।